मनीषा जी, आप बिहार से हैं, बिहार को समझती हैं, बिहार आपके सीने में धड़कता है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी बिहार में ये हुआ क्या है आखिर? कि वोटर अधिकार यात्रा से अगर आप शुरू करें इस चुनाव की प्रक्रिया को, तो आपको दिखेगा कि इस समय एक मेगा मोमेंटम महागठबंधन ने मोबिलाइज किया। गठबंधन के बारे में समझ ही नहीं आता था कि इनका जॉइंट प्रोग्राम है क्या। और इसी बीच में जब अंत समय आया, उस वक्त तेजस्वी और मुकेश सहनी में क्या उठापटक टिकट फिकट को लेके हुआ, वो सब सबने देखा। वो एक पब्लिक स्पेक्टिकल था। और तब तक तेजस्वी जोर शोर से नहीं आए कैंपेनिंग करने, जब तक कि उनको मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर दिया गया। तो अब आप देखिए कि दूसरी तरफ भाजपा और जदयू में इस बार अगर आप हम्म, ध्यान दें तो बगैर चेहरे की राजनीति हो रही थी। हम्म, भाजपा ने हम्म, अंत अंत तक नहीं कहा कि चीफ मिनिस्टर हम नीतीश कुमार को बनाने वाले हैं। इतनी बात जरूर कही गई कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है भाई, ये बात बंद कर दो। तो उधर नॉन चेहरे की राजनीति चल रही थी। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि पॉलिटिकली मच्योर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली मच्योर नहीं है, पार्टी की लीडरशिप उनके हाथ में नहीं है, उनको आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उनके करिश्मा से जो है वो बिहार की सारी राजनीति, जो इस वक्त की एक राष्ट्रीय राजनीति का रूप ले चुकी थी, वो इनके करिश्मा के दम पे चलेगी। अगर आप नेता होती, आप चुनाव लड़ रही होती, आपके सामने ये सिनेरियो होता कि पूरा गठबंधन जो नेताओं का, पार्टियों का साथ में आया, सब कुछ बिखर गया बिहार के बाद, अब क्या रोड मैप आप तैयार करती आगे विपक्ष के लिए? मैं फिर उठ के वही करती। देखिए, समाजवादियों की जो धरोहर है वो कर्पूरी की धरोहर है। कर्पूरी की बेटी डरती नहीं है। और मैं फिर वही करती कि मैं फिर से गरीब गुरबा समाज, लालू जी इतने बड़े नेता बने क्योंकि वो गरीब रहला करते थे। तो तेजस्वी जी वो नहीं करते हैं, इसलिए राजनीति में कोई विरासत नहीं होती है। अब मोदी मनीषा को जी, वोट आप देंगे मुझे ये बता दीजिए कि तो। दर्शक, खासकर वो लोग मेरे जो कार्यक्रम देखते हैं और कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ, उनके अंदर बड़ी ही एक निराशा की भावना है, खासकर वो जो गठबंधन के वोटर थे, या इन जनरल मैं कहूंगी वो 60% जनता जो कि बीजेपी को या उनके सहयोगियों को वोट नहीं करती है, वो 60% जनता को आप क्या कहना चाहती हैं? अब आगे डायरेक्शन क्या होगा? बताया कि नहीं, लालू जी खुद अपना सर पकड़ के बैठे हैं। तो इन चुनावों का तो सबसे नतीजों का अंदेशा उनको था। तो मैं ये मानती हूं कि जो लोग एंटी बीजेपी भी हैं, और आप कहती हैं 60% हैं और होना चाहिए किसी भी इसमें, उनको भी अपनी पार्टियों से और अपने नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार चुनाव को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसी गुत्थी है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात ये तो है कि चुनाव विपक्ष ने हारा है बिहार का, लेकिन हारा तो किस तरह हारा? इस तरह हारा कि वापस लौटने का ऐसा लगता है कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है। पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि जो एक चुनावी बेस था, वो जमीन जो है वो नीचे पूरी तरीके से पिघल गई है और नीचे विपक्ष धंसता चला जा रहा है। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब आगे का रास्ता कैसे तय होगा? 11 साल बाद नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहने के बाद अब किस तरह से आगे विपक्ष का कामकाज होगा? लेकिन इससे पहले बिहार को समझना जरूरी है, इससे पहले कि हम देश को समझ सकें। आगे आने वाले कई महत्वपूर्ण चुनाव हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, असम हो। बिहार तो पहले समझ लें, फिर तो कहीं जाएंगे। हमारे साथ मनीषा प्रियम, जानी मानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कमेंटेटर, इस वक्त मौजूद है। मनीषा जी, आप बिहार से हैं, बिहार को समझती हैं, बिहार आपके सीने में धड़कता है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी बिहार में ये हुआ क्या है आखिर? देखिए, बिहार में जो जीते हैं उनकी राजनीति अलग दिखी है। और उसकी तरफ भी गौर फरमाना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स रहे हैं जीत के। और हार की एनालिसिस जो है वो एक पृथक और अलग एनालिसिस है। तो हार की जो एनालिसिस है उसको मैं बिल्कुल, जैसा कि मैंने एक शोधकर्ता के रूप में देखा जो फील्ड वर्क करता है, और जब मैं शोध करती हूँ उस वक्त मेरे लिए मेरी व्यक्तिगत या निज की क्या राजनीतिक भावनाएं हैं उनको मैं बाहर रख के आती हूँ। इसीलिए जब कभी भाजपा जीतती है तो मैं जैसा जमीन पे देखती हूँ वैसा बोलती हूँ। और उसके चलते कई लोग इसमें रहते हैं और इडियोलॉजिकली
अपनी बातें करते हैं, वो उनकी एक उनका अधिकार है ऐसा करना। लेकिन ये समझना होगा कि मेरे लिए आई एम ट्रू टू माई फील्ड डेटा। तो हैविंग मेड द स्टेटमेंट अबाउट व्हाट आई डू ऑन द फील्ड, मैं आपको बताती हूँ कि वोटर अधिकार यात्रा से अगर आप शुरू करें इस चुनाव की प्रक्रिया को, तो आपको दिखेगा कि इस समय एक मेगा मोमेंटम महागठबंधन ने मोबिलाइज किया। जिला जिला गए और रहे, और कांग्रेस जिसका कि कोई खास ऑर्गेनाइजेशनल बेस अब बिहार में नहीं है, वो अब बातें कही जाने लगी कि दलित का अट्रैक्शन होगा। और देखिए, जो अपर कास्ट लालू यादव की तरफ नहीं जाना चाहते किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से, वो सब अब कांग्रेस की तरफ उन्मुख होंगे। और इस बीच राहुल गांधी ने भी दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, जिसमें कम से कम लोग इतना तो मानते थे कि इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो इलेक्शन कमीशन को ये उत्तर देने चाहिए। तो एक मोमेंटम कुछ बना था, और ऐसी जगह बना था जहां कुछ समय से विपक्ष की राजनीति जो है वो मृत प्राय रही थी। और इतिहास वगैरह सबकी दुहाई लोग लगे लेने की, देखिए चंपारण से शुरू हुई गांधी जी की राजनीति, सासाराम में बाबू जगजीवन राम, और इसी बीच में कहीं फूल परास में कर्पूरी ठाकुर जी की भी राजनीति अधर में लटकी हुई थी। लेकिन जो बात तो जमीन पे देखने को मिली कि 1 सितंबर को ये वोटर अधिकार यात्रा खत्म होती है, और 1 सितंबर से लगभग चुनाव के जो फर्स्ट फेज का चुनाव था उसके 7-8 दिन पहले तक गठबंधन के बारे में समझ ही नहीं आता था कि इनका जॉइंट प्रोग्राम है क्या। और जो एक सघन वार्तालाप इन्होंने शुरू किया था वोटर्स के साथ, उसकी कहीं कुछ बातचीत नहीं समझ आती थी। और जो कुछ मुद्दे उठाए जाने थे, वो मुद्दे प्रशांत किशोर उठाने लगे थे इस बीच में। तो इतना सारा आप संवाद कर रहे हैं लोगों से, उसके बाद सडनली एक वैक्यूम होता है जिसमें प्रशांत किशोर मुद्दा उठाने लगते हैं। मेरे जैसे लोग ये समझते थे कि प्रशांत किशोर अंत में वो कहीं नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि किस तरह से कैसे उनके पास कैंडिडेट्स थे, या बिहार का जो सामाजिक ताना बाना है उसमें वो कहाँ अटकेंगे, ये सारी चीजें मैं जमीन से देख रही थी। लेकिन ऐसा करने के लिए भी लोग मेरे पीछे पड़ जाते थे कि आप यू आर नॉट गिविंग हिम एनफ रूम। सो देन आई सेड ओके फाइन, ही इज देयर इन द सोशल मीडिया, और वो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में, लेकिन जमीन पे नहीं थे। नहीं, तो रूम क्या है, वो तो आसमान ले लें, क्या फर्क है? आप ये देखिए, दो पॉलिटिकल पार्टियां, उनको तो पूरा आसमान मिला, तब भी वो दो तारे तोड़ के नहीं ला पाए। हाँ, तो अब हुआ क्या कि जो संवाद इतने जोर शोर से चल रहा था, 1 सितंबर के बाद वो रेडियो ऑफ हुआ, और मर्फी रेडियो ऑफ हुआ, और बर्फी भी चुप हो गया उसके बाद। तो ये एक हुई बात, और उससे संवादहीन पॉलिटिकल अरीना बना, जिसमें कि प्रशांत किशोर सबसे बड़े मुद्दे उठाने लगे वहां की सरकार के खिलाफ। तो एक तरह से जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन शुरू हुआ वो कैरी ऑन नहीं किया गया, और एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें थी, जिसको कि लंबे समय से राजद को उठाना चाहिए था, वो बातें राजद उठाती हुई दिखी नहीं। और इस दरमियान तो प्रशांत किशोर उठाने लगे। और इसी बीच में जब अंत समय आया, उस वक्त तेजस्वी और मुकेश सहनी में क्या उठापटक टिकट फिकट को लेके हुआ, वो सब सबने देखा, वो एक पब्लिक स्पेक्टिकल था। और तब तक तेजस्वी जोर शोर से नहीं आए कैंपेनिंग करने, जब तक कि उनको मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर दिया गया। तो अब आप देखिए कि दूसरी तरफ भाजपा और जदयू में इस बार अगर आप ध्यान दें तो बगैर चेहरे की राजनीति हो रही थी। भाजपा ने अंत तक नहीं कहा कि चीफ मिनिस्टर हम नीतीश कुमार को बनाने वाले हैं। इतनी बात जरूर कही गई कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है भाई, ये बात बंद कर दो। तो उधर नॉन चेहरे की राजनीति चल रही थी। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली मैच्योर नहीं है, पार्टी की लीडरशिप उनके हाथ में नहीं है, उनको आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उनके करिश्मा से जो है वो बिहार की सारी राजनीति, जो इस वक्त की एक राष्ट्रीय राजनीति का रूप ले चुकी थी, वो इनके करिश्मा के दम पे चलेगी। तो पॉलिटिकल संवादहीनता, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दों को नहीं उठाया जाना, प्रशांत किशोर उठाने लगते हैं, और जो अलायंसेस आपको बनाने थे उसमें आप दिखते हैं कि आप नहीं वो काम कर रहे हैं।
तो एक मनीषा तरह जी, से जो आप बातें कह रहे हैं, आपके हम्म, सवालों, आपके जवाब से बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं, और मैं एक एक करके सवाल पूछूंगी, और दर्शकों को यहाँ ये भी वादा करना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ बिहार में फंस जाना नहीं चाहती, और आपको भी सिर्फ बिहार में फंसाना नहीं चाहती। मैंने मनीषा जी से कहा था कि मैं एक फॉरवर्ड लुकिंग डिस्कशन करना चाहती हूँ कि अब क्या होगा, लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे, जब तक ये नहीं सुलझेगा और बिहार में ही उलझ जाएंगे, तो फिर आगे कैसे देख पाएगा? क्योंकि डायरेक्शन, जो दिशा है, वो तो बिहार से ही मिलेगी, चाहे गलत जो हुआ वो भी देखना पड़ेगा। और यहां मैं बस साफ कर देना चाहती हूँ कि किसी एक नेता या पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी की बात नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर, एक ऐसे पत्रकार के तौर पर जो लोकतंत्रवादी है, संविधानवादी है, ये बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि एक मजबूत विपक्ष हो, और मजबूत विपक्ष अगर चालों से सत्ता पक्ष की या पूरा जो सिस्टम बन रहा है अगर उससे कमजोर हो रहा है, तो ये सवाल उठाना भी मेरा अधिकार नहीं, मेरा फर्ज है। मनीषा जी, मैं एक एक करके आती हूँ सवाल पर। आपने रणनीति पर तो जरूर बात की, और मैं विस्तार से इस पे भी चर्चा करूंगी, क्योंकि यहीं से वो दरवाजा खुलेगा, इस खिड़की से ही वो दरवाजा खुलेगा जो बाकी राज्यों की तरफ जा रहा है। मुझे बताइए, आप एसआईआर के मुद्दे को कितना अहम मानती हैं? क्योंकि विपक्ष जो है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वो चाहते हैं कि हम यकीन इस बात पे कर लें कि उनके काम में कोई दिक्कत नहीं थी, या अगर दिक्कत थी भी तो हो सकता है कमजोर जीत मिलती, या दोनों के बीच फासला कम होता। लेकिन इतनी बदतरीन हालत और इतनी बदतरीन हार की इबारत तो किसी ने नहीं लिखी थी। इसमें एसआईआर का रोल कितना है? देखिए, अब एसआईआर के मुद्दे पर मैं क्या सोचती हूँ उसको हटाते हैं अभी, और ये देखते हैं कि इन पार्टियों ने कैसे उठाया। तो तेजस्वी यादव बिल्कुल राहुल गांधी के साथ देखे गए, ठीक है। लेकिन जमीन पे जब मैं जाती थी और पूछती थी राजद के जो जमीन के नेता थे, तो मैं पूछती थी कि अच्छा आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भला कटे कितने, तो वो उनको पता नहीं होता था। बहुत खोजबीन करके पता चलता अच्छा इतने कटे। मैं फिर ये पूछती थी कि इसमें से कितने लोगों को आप ले जा रहे हैं वापस जुड़वाने के लिए। तो एक समझदारी मुझे अगस्त के अंत तक ये दिख चुकी थी, राजद के कार्यकर्ता एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें यात्रा हो रही है, लेकिन जमीन पर तो बात इतनी थी ना कि सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में कटे हुए नाम जोड़े गए। ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में आधार को एक दस्तावेज माना गया। बिहार में फैमिली ट्रीज का एक ग्रैब निकाल करके भी कई जगह, संतोष सिंह जी जर्नलिस्ट हैं, उनसे मेरी बातचीत होती थी। तो एक तरह से देखिए ये काम हुआ। अब आप जरा रिसर्चर से पूछिएगा कि राजद के कार्यकर्ताओं ने कितनी कर्मठता से एसआईआर में कटे हुए नामों को वापस जुड़वाया, तो आपको उत्तर खुद मिलेगा। तो मुझे दिखता था कि राहुल गांधी के प्रोग्राम में बिल्कुल आगे, बिल्कुल साथ, और राजद के जिलों में भी जहां उनके अपने एमएलए थे वहां खूब तैयारी वैयारी होती थी। और अंत का जो कार्यक्रम था जो गांधी मैदान में हो रहा था, जहां परमिशन नहीं मिला राहुल गांधी को, वहां कई लोग ये भी मुझे कहते हुए मिले कि देखिए ये तो तेजस्वी जी का चेहरा डाउन हो गया था, राहुल जी का ज्यादा आगे हो गया था। ये तो अंत तक ही अफवाह के बाजार में ये बातें घुसने लगी थी। और इसलिए एसआईआर के मुद्दे को एक लोगों का मुद्दा नहीं बना सकना, वो सही है और गलत है, वो इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज और न्यायालय तय करेंगे। बिल्कुल सही मैं बात नहीं, है। आपने देखा कि मेरा नाम जमीन, है वोटर रोल में, जमीन पर कैसे, लेकिन हाँ, लेकिन हाँ मनीषा जी, जमीन पे, मनीषा जी नहीं मैं, एक सेकंड, हाँ, जमीन पे वन सेकंड आरफा, जमीन पे सीपीआईएमएल के लोगों को पता होता था कि कहाँ कटा, किसका कटा, फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन ये आप बता दीजिए कि आरजेडी के लोग तो ये काम करते मुझे दिखते नहीं थे, तो हम्म। इसका मायने में क्या निकालूं? आप मनीषा जी, जब बताइए। मैं सितंबर के, आप जिस भारत जोड़ो, जो जो वोट अधिकार यात्रा का आप जिक्र कर रही हैं, उस वोट अधिकार यात्रा जब खत्म हुई, उस दौरान उसी हफ्ते में बिहार जाकर मैंने आम आदमी का जनमानस तलाश करने की कोशिश की। मैं देख रही थी, आप भी वहां पर लोगों से बातचीत कर रही थी। तो ये बात तो है कि जो आपने देखा, जो मैंने देखा, हो सकता है अलग अलग चीजें देखी हो, लेकिन उस वक्त सितंबर, पहली सितंबर को मैंने ये देखा कि लोगों में एक जोश और जुनून था कि हाँ, हमारा वोट कट रहा है। एक जनरल अवेयरनेस फैलाने में कामयाब रहा था पूरा गठबंधन। लेकिन उसके बाद से जो पूरे तरीके से गायब हो गए ये दोनों नेता, हालांकि तेजस्वी तो कहीं नहीं गए, वो तो थे बिहार में ही, लेकिन आपकी बात बिल्कुल 16 आने सच है कि जब तक उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार इंडिया ब्लॉक की तरफ से गहलोत साहब ने डिक्लेयर नहीं कर दिया, वो मुंह मुंह बना के अपना बैठे रहे बच्चे की तरह जिद में कि जब तक मुझे डिक्लेयर नहीं करोगे मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मान लीजिए एक दफा को कि ये मुद्दा सही है या नहीं, लेकिन अगर वोट चोरी हो रही है तो विपक्ष कितना भी काम कर ले,
फायदा क्या होगा? वो तो चुनाव जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो कुछ आरफा हजार जी, वोटों का चुनाव आपके है। साथ बातचीत करने के पहले मैं और होमवर्क करके आई हूँ, और आरजेडी के एक लोकसभा के चुने गए सांसद से मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने बताया है कि कितना कम कैंपेनिंग इन्होंने किया, और उम्र में वो कम है। क्या उनको शोभा देता था कि वो मुंह फुला के, ये शब्द थे उसके, कि मुंह फुला के वो बैठे रहें? इसके साथ साथ पार्टी में अंदर एक बगावत है। क्यों बगावत है? क्योंकि जिस व्यक्ति को उनका नेता कहा जा रहा था, उसने इनके एक्सपेक्टेशंस को लेट डाउन किया है। टिकट को बांटे जाने में अफरा तफरी की बात हुई है। तो आप हारने के मायने अगर समझना चाह रही हैं, तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद फलक्रम था इस हार का। और हम कहते रहेंगे कि इतना वोट ये हुआ और ऐसे कटा और ऐसे जुटा, लेकिन कोई भी फील्ड में जो इंसान था चुनाव के नजदीक, उन जिन लोगों से मैंने देखे, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स के पास डेटा नहीं होता है। मेरे पास एक कोई व्यक्ति नहीं आया था ये कहते हुए कि एनडीए की जीत नहीं हो रही है। तो नंबर्स पे हम कर सकते हैं एंगेज, लेकिन एनडीए की जीत हो रही है। पत्रकार छोड़ दीजिए, न्यूट्रल इंडिपेंडेंट रिसर्चर से भी, एंड आई हैव रीच्ड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। और इनफैक्ट मुझे मॉडेस्ट बातें बीजेपी के लोग ही करते हुए दिखते थे। दे वुड से कि ठीक है, इतना कम हो सकता है, इस इलाके में हमारा कम हो सकता है, लेकिन बाय द टाइम इलेक्शनियरिंग में वो लोग आए तो बहुत दम खम से। तो ये बहस की बात, और वो भी जो लोग क्वांट करते हैं, उनसे आप कर सकती हैं कि भाई 200 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, 150 होना चाहिए था क्या। लेकिन इस बात पर आपको मैं सच बता रही हूं, एक कोई व्यक्ति, रिसर्चर, इंडिपेंडेंट माइंडेड, लिबरल माइंडेड, डेमोक्रेटिक ओपिनियन मुझे नहीं मिला, इंक्लूडिंग शिखा त्रिवेदी जी, जिनके साथ मैं थी चुनावी चर्चा के लिए प्रणय रॉय के साथ। तो शिखा जी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि नहीं, महिलाओं से वो मिलती नहीं, और वो महिलाओं ने कहा कि हम नीतीश को वोट दे रहे हैं, हम अब मोदी मनीषा को जी, वोट आप देंगे। मुझे ये बता दीजिए कि तो दर्शक, खासकर वो लोग मेरे जो कार्यक्रम देखते हैं और कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ, उनके अंदर बड़ी ही एक निराशा की भावना है। खासकर वो जो गठबंधन के वोटर थे, या इन जनरल मैं कहूंगी वो 60% जनता जो कि बीजेपी को या उनके सहयोगियों को वोट नहीं करती है, वो 60% जनता को आप क्या कहना चाहती हैं? अब आगे डायरेक्शन क्या होगा? हमारे सामने कई चुनाव हैं अभी। राहुल गांधी के नेतृत्व पर फिर से सवाल उठ रहा है कि इतने दर्जन चुनाव हार चुके हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी पर क्यों नाक की तरह बैठे हुए हैं? इस तरह की बातें हो रही हैं। तेजस्वी, चलिए थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं कि अब उनका किस्सा फिर से दोबारा कहा जाएगा 3-4 साल बाद, जब दोबारा चुनाव होगा या अगला लोकसभा नहीं, चुनाव मैं होगा। तो आरफा जी आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से राजद के लोग अब आके बता रहे हैं, अभी चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन पहले मैंने कुछ परिवार के वेलविशर से पूछा था कि भाई कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, लालू जी खुद अपना सर पकड़ के बैठे हैं। तो इन चुनावों का तो सबसे नतीजों का अंदेशा उनको था। तो मैं ये मानती हूँ कि जो लोग एंटी बीजेपी भी हैं, और आप कहती हैं 60% हैं और होना चाहिए किसी भी इसमें, उनको भी अपनी पार्टियों से और अपने नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि सवाल पूछने का जरिया और माध्यम अब बहुत संकुचित है, एक नंबर। दूसरा, पूंजी का जो है वो एक गहरी पकड़ है, और जिस कागज की लुगदी पे अखबार छापकर हमने कभी राष्ट्रीय आंदोलन लड़ लिया, उस कागज की लुगदी को खरीद के और लोगों की पब्लिक ओपिनियन क्या हो, इस पे भी मार्केट अब लड़ाई करता है। तो एक तरह से ह्यूमन माइंड का जो इनोवेशन है, जो रैशनैलिटी है, वो कहीं ज्यादा प्रखर है और तेज है। हमें नए जरिए बनाने होंगे संवाद करने के लिए, कि अगर कागज की लुगदी भी खरीद लो, हम कैसे संवाद करते हैं उस पे भी आप अपना अगर अधिकार जमा लीजिए, तो तरीके वो ढूंढने होंगे। वो कैसे होगा वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उम्मीद में सोने वाली औरतों में से कुछ हूँ, बिहारी औरत जरूर हूँ, लेकिन उम्मीद मुझ में कायम है। और मैं हमेशा 1857 को देखती हूँ, और ये समझती हूँ कि देखिए, वो आंदोलन वास्तव में फकीरों का था, और उसमें एक मुगलिया बादशाह था जिसको कि बाद में रंगून में कैद भी किया गया।
लेकिन फकीरों में नो जो ना कि न हिंदू थे ना मुसलमान थे, और उन्होंने रोटियां बांट करके और 1857 की क्रांति जो है उसको उसका ऐलान किया। और इट वाज कॉल्ड द चपातीज अफेयर, बाय द वे। और चपातियां बांटी गई और चपाती बांट करके क्रांति जो है वो ऐलान हुआ। तो मैं क्रांति की बात नहीं कर रही, पर मैं ये जरूर कह रही हूं कि आम लोगों में सीधे संवाद के लिए जरिया क्या हो, ये ढूंढना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे जो भी न्यूज पोर्टल्स हैं या न्यूज मैगजीन्स हैं, उनमें हम सच लिखने से या बोलने से डरे नहीं, तो अब सच मनीषा जी बोल। आखिरी सवाल, मनीषा जी आखिरी सवाल, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर रही हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से जमीन आसमान और आसमान जमीन बन जाएगा, मीडिया बदलेगा, बहुत सारी चीजें हैं, ये आदर्शवादी भी है, मैं भी आपकी तरह आदर्शवादी हूँ और आपकी तरह उम्मीदवादी भी हूँ। मुझे लगता है कि नाउमीदी ये लग्जरी है जो ऐसे लोगों के पास नहीं है जो संविधान की परवाह करते हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछ रही हूँ, अगर आप नेता होती, आप चुनाव लड़ रही होती, आपके सामने ये सिनेरियो होता कि पूरा गठबंधन जो नेताओं का पार्टियों का साथ में आया सब कुछ बिखर गया बिहार के बाद, अब क्या रोड मैप आप तैयार करती आगे विपक्ष के लिए? मैं फिर उठ के वही करती। देखिए, समाजवादियों की जो धरोहर है वो कर्पूरी की धरोहर है। कर्पूरी की बेटी डरती नहीं है। और मैं फिर वही करती कि मैं फिर से गरीब गुरबा समाज, लालू जी इतने बड़े नेता बने क्योंकि वो गरीब रहला करते थे। तो तेजस्वी जी वो नहीं करते हैं, इसलिए राजनीति में कोई विरासत नहीं होती है। मैं फिर से निर्धन के धन राम, मैं गरीब बस्तियों में जाती, वहां बैठती, संवाद करती। और ये कोई सपना नहीं है, मैंने अपने जीवन में देखा है। ऐसे ही हताश और निराश जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का कहर ढाया था, वो बिहार था जिसकी कमर तोड़ी गई। वो बिहार था जहां ललित नारायण मिश्रा का मर्डर हुआ। वो बिहार था जहां ये अनाउंसमेंट किया। और बहुत सारी बातें हैं जो मेरा बचपन जो है वो राजनीति, उसका नेपथ्य था, राजनीति केंद्र था। मेरे घर के कमरे में सामने कोई सो रहा होता था और अखबार आता था। मैं अपने फादर के पास पहली बार आई थी पटना में रहने के लिए, मैं गांव में रहती थी उसके पहले। जब वो अगले दिन पकड़े गए और मैंने हिंदी अखबार खोला तो कमरे में रहते थे, इनका नाम तो जॉर्ज फर्नांडिस है। पिताजी से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अरे चुप, तुम तो छोटी बच्ची हो, तुम्हें सुनना भी नहीं चाहिए। तो मेरे लिए नाउमीदी कोई चीज नहीं है। और उम्मीद की किरण जो है वो अंतिम व्यक्ति के पास है। उसको जाके सुनना, उसकी बात सुनना, हमेशा उसके नजरिए से राजनीति को पिरोना, यही असली राजनीति, यही बिहार की धरोहर है। और हम्म, शुक्ला के पास क्या था जो हम्म, गांधी गए निलाह किसान के पास? तो ये एक प्रिंसिपल है। मेरे पास सच नहीं है, लेकिन जहां है वहां आप बिल्कुल। जाइए, आपको उम्मीद की किरण किरण लेने दिखेगी। के लिए वापस लोगों तक जाना पड़ेगा, और मुझे याद आ रहा है उसी दिन जिस दिन चुनाव नतीजे आ रहे थे, योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर 2 साल इसी तरह से निकल गए होते तेजस्वी, वो अलग बात है कि नहीं मिला प्रशांत किशोर को कुछ भी, बिहार की जनता ने खाली हाथ उनको लौटाया और उस पर चर्चा होती रहेगी कई साल तक। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जन जन तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कोशिश की, अपने पैर थकाए, धूल, मतलब मैं देख रही थी कि प्रशांत बिल्कुल बदल चुके हैं। मैंने जिन प्रशांत को 2-3 साल पहले देखा था, उनकी सेहत भी अलग हो चुकी है, वो खुद पूरे बदल चुके हैं। तो मुझे लगता है अगर सरकार बदलनी है इस बार तो शायद नेता को सबसे पहले बदलना पड़ेगा और आम जनता तक जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीषा जी बातचीत के लिए। थैंक यू।